हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज 9.4 प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 9.4 शुरू करी थी और 9.4 के हमने 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस निपटा दिए थे। कुछ एक उदाहरण भी कर लिए थे, बाकी प्रश्नों में 1 से लेकर 10 तक हमने कर लिए थे। आगे के क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी मजेदार है। हालांकि लगभग वही है जो अपन ने पिछली क्लास में सीखा था, विशेष कुछ नया नहीं है, हल्का फुल्का कुछ 2-3 लाइनों का फर्क है, बाकी लगभग वही है जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आप सभी बच्चों को सारा वैसे ही समझ में आ जाएगा। खुद से मेरे से पहले करने की कोशिश आप अभी भी कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो कोशिश करेंगे आज थोड़ी सी लंबी अगर ले पाए तो लेंगे क्लास को, और जितना मैक्सिमम 9.4 में कवर कर सकें अपन कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट से अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। हालांकि आज थोड़ी सी अटेंडेंस मुझे लग रहा है कम ही होगी, नवरात्रि का दिन है, बहुत सारे लोग डांडिया खेलने गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वगैरह में जैसे भी आप देखना चाहो देख लेना वीडियो को, लेकिन देख जरूर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं चलो क्लास को। वीडियो को लाइक कर दें फटाफट सारे बच्चे। अग्नि बैच में अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है, अभी भी ज्वाइन करोगे तो बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को, है ना। अग्नि बैच लर्निंग की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ये स्क्रीन पे 2 नंबर आपके पास दिख रहे हैं, उन नंबर पे फोन करके आप ज्वाइन कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ सारे नोटिफिकेशन हम लोग डालते हैं, शेड्यूल वगैरह सब कुछ इन्हीं जगहों पर जाता है। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों आप लोग डाउनलोड करके रखें, ज्वाइन करके रखें, सॉरी। अब बात करते हैं 9.4 प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्न जो हैं आगे के 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, व्यापक हल ज्ञात कर रहे थे। अभी क्या निकालना है हमारे को, विशिष्ट हल निकालना है। जब भी विशिष्ट हल निकालने की बात आए, इसका मतलब C का मान निकालना है। भाई हम लोग अभी तक व्यापक हल निकाल रहे थे, जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स बराबर में C, ऐसा कुछ आ रहा था। अब C का मान आ जाएगा, बस इतना सा ही फर्क है। तो अगर आपको विशिष्ट हल निकालने को भी बोला जाए तो भी आपको व्यापक हल तो निकालना ही निकालना है, मतलब उतना तो करना ही है जितना लास्ट क्लास में किया था, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो करना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन ही नहीं है अपने पास में। लेकिन लास्ट में C का मान निकालने के लिए एक कंडीशन हमेशा देगा वो, अगर विशिष्ट हल की बात होगी तो, और उसमें वो कंडीशन का मतलब है y का मान 1 रख दो पूरी लाइन में, x का मान 0 रख दो, अपने आप C का मान प्राप्त हो जाएगा। और वो जो C का मान आ गया उसको जब आप रख दोगे तो वो विशिष्ट हल कहलाएगा व्यापक हल की जगह। बस इतना सा फर्क होता है व्यापक हल और विशिष्ट हल में, और कोई फर्क नहीं है, माइनर सा फर्क है, 2-3 लाइनें बस एक्स्ट्रा लिखनी होती है लास्ट में, बाकी सारा सेम है। मैं 11वें क्वेश्चन को थोड़ी देर में करवाऊंगा, पहले मैं 12वां क्वेश्चन शुरू करता हूं। 11वां क्वेश्चन कंपैरेटिवली लंबा है, तो मैं सोच रहा हूं कि शुरू में थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं अपन, थोड़े छोटे क्वेश्चन तुलनात्मक रूप से करेंगे तो थोड़ा मजा ज्यादा आएगा, तो इसलिए मैं पहले 12वां क्वेश्चन शुरू करता हूं। 11वां भी थोड़ी देर में करवा दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है उसमें भी, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये किस तरह की समीकरण दे रखी है, हमारे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। हम क्या x को एक साथ ले सकते हैं सारे, y को एक साथ, y तो है ही नहीं, तो ये x है, ये dx के साथ आ जाएगा इधर, dy इधर अकेला रह जाएगा, dx इधर ऊपर आ गया, डिवाइड में आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इस क्वेश्चन को मतलब अब आगे क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है, आगे तो फिक्स ही है मामला। इंटीग्रेशन का ही रोल है, पूरे 9.4 में इंटीग्रेशन ही रिवाइज होगा आपका। 9.4 क्या 9.5 9.6 तक अब आपके तीनों एक्सरसाइज जो बची हुई हैं, जितना भी बचा हुआ है अब सारा, उसमें आपका इंटीग्रेशन ही रिवाइज होगा, ये मान के चलो, और कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ इंटीग्रेशन रिवाइज होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रेशन इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप इसके फैक्टर कर लो, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो dy इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा dx, और ये x, इसके फैक्टर्स कर लेंगे x माइनस 1 x प्लस 1 या x प्लस 1 x माइनस 1, जो भी आप बोलना चाहो।
इसके गुणनखंड किए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया और उससे आंसर निकाला। एक तरीका तो ये है ना। और फिर उसके बाद क्या किया, 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को हम लोग लिख लें a अपॉन में x प्लस में b अपॉन में x प्लस 1 प्लस में c अपॉन में x माइनस 1, ये मान करके हम लोग चलें। एक तरीका तो ये है हमारा मेथड 1। ये है हमारा क्या, मेथड 1। जिसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। मेथड 1 आपको करना ही घर पे शांति से, ठीक है। घर पे शांति से इसका इंटीग्रेशन करना, आराम से आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं मेथड 2 ही बता रहा हूं आपको सीधा। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 ये है कि यहां से आगे कैसे बढ़े, यहां से आगे ऐसे बढ़ो आप, ये dy है, इसको तो रहने दो ऐसे कैसे, बराबर में क्या है, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लो। ये 7.6 में सीखा था अपन ने तरीका, जहां पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था, उसी प्रश्नावली में ये वाला भी तरीका था कि अगर x की घात n अंदर है और एक सिंगल x बाहर है, तो आप मैक्सिमम पावर को कॉमन लेकर के भी आगे बढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। उसी एक्सरसाइज में सीखा था अपन ने। तो आप देखेंगे ये फॉर्मेट अपना सीखा हुआ है। मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, जिसे हम कॉमन अगर ले लें तो बाहर x की घात 3 आ जाएगा और यहां 1 माइनस 1/x स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि जैसे ही x स्क्वायर आप कॉमन लोगे, x स्क्वायर और x मिलकर के तो x की पावर 3 बन जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां तो आ जाएगा 1, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वो डिवाइड में आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, सीधी सी बात ये है। बाहर कॉमन लिया इसका मतलब भाग दे दिया हर जगह उस चीज का। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली टर्म को आप टी ले सकते हो। किसको, ये जो टर्म है, माना 1 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर में टी, इसको टी लेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस अपनी जगह पर है, -2/x क्यूब ये आ जाएगा, और साथ में dx बराबर में dt आ जाएगा। इस 2 की जरूरत नहीं है, बल्कि माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, जिसकी जरूरत नहीं है पूरे की ही। आप यहां पर लिख सकते हैं dt अपॉन में 2, है ना, dt अपॉन में 2 यहां पर बन जाएगा। तो ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन से ये dx अपॉन ये जो भी है dt अपॉन 2 बन जाएगा, और ये पूरा t बन जाएगा। इसको यहां इस्तेमाल में कर लो, काम हो जाएगा आपका। तो मैं इस्तेमाल कर देता हूं एक बार फटाफट से। कैसे करें इसको मेथड 1 ले लेते, बल्कि नहीं, इसको मेथड 2 ले लेते, साइड में कर लेते, फालतू उधर जगह बचेगी। इसको साइड करो, इसको बाद में देखेंगे। यहां से कंटिन्यू कर लो, पहले इस मेथड को तो कंप्लीट करें अपन जो कर रहे हैं, जो बताने लायक मेथड लगाता हूं मुझे, ठीक है। तो ये हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहां पर। तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखने पर क्या बनेगा, ये तो चलो सिंपल में इंटीग्रेशन dy है, इसको तो छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा dt बटे 2 और 1/t। 1/t अलग चल रहा है, dt अपॉन में 2 अलग चल रहा है, इंटीग्रेशन यहां चल ही रहा है। dy का हो जाएगा यहां y, ये 1/2 अलग कर लो, 1/t का हो जाएगा अपना log t, और प्लस में हो जाएगा c। तो ये हमारे पास आ रहा है जो भी तामझाम है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि t, अब मतलब t का मान रखना है, और क्या करना है, और तो कुछ करना भी नहीं है वैसे भी। यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log, और t की वैल्यू ये 1 माइनस 1 में x स्क्वायर, और प्लस में हम लोग c लिख लेंगे यहां पर। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब आप c का मान निकालना चाहते हो। c का मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमारे को, c का मान निकालने के लिए कंडीशन आपको दे रखी है, ऑलरेडी कंडीशंस दे रखी हैं आपको c का मान निकालने के लिए। कैसे करें, देखो बहुत सिंपल सा काम है। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, वैसे ले लो, x का मान 2 रखना पड़ेगा तो ले ही लो, बढ़िया रहेगा। मैं इसको तो ऐसे लिख देता हूं एक बार, 1/2 log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर और प्लस में c, है ना। c का मान हम निकालना चाह रहे हैं, इजीली इंटीग्रेशन हो गया इस वाले मेथड से। ये कंपैरेटिवली छोटा मेथड है, ये दूसरा मेथड जो मैंने बताया था वो लंबा है। मैं इसको साइड करता हूं ताकि थोड़ी स्पेस भी हो जाए अच्छा खासा। ये हमारा पास
जो भी है, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा इधर ले लो। सी का मान निकालने के लिए दिया है, या सीधा लिख दो कि y बराबर 0 तथा x बराबर 2 रखने पर, y बराबर 0 तथा x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान 0 रखा, ये 1/2 है, log है x का मान 2 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर रख दिया, प्लस में c चल रहा है, बनेगा 0 इज इक्वल टू 1/2 लॉग के अंदर 4 में से 1 गया तो 3/4 है, प्लस में यहां c चल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब एक तरफ ले लो आप, कोई चिंता नहीं है। तो c का मान यहां पर कितना आ जाएगा, c का मान आ जाएगा -½ log 3/4, -½ log 3/4, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। अब सी का मान उठा करके रख दो समीकरण नंबर 2 में, और तो क्या, समीकरण 2 में रखने पर खत्म बात। समीकरण 2 हमारे पास रेडी है। समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 1/2 log x² माइनस 1/x², और माइनस का 1/2 और log 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये विशिष्ट हल आ गया एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखो तो। विशिष्ट हल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहां सी नहीं है, सी के पदों में आंसर नहीं है, पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक आंसर आया है, इकलौता फलन आया है, अनंत मान नहीं आए, इकलौता विशेष मान आया है, तो इसलिए इसको विशिष्ट हल बोला जाता है, और कोई बात नहीं है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, बस ऐसे करना था क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन किया हुआ है। ये हमारा आंसर आ गया है, तुरंत प्रभाव से आप लोग नोट करो। तो विशिष्ट हल में और व्यापक हल में कितना फर्क निकला बच्चों, सिर्फ इतना सा कि यहां से यहां तक वाली 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा हैं, बाकी जो व्यापक हल निकालने वाला प्रोसेस था वो तो पूरा सेम ही है, उसमें तो आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ चेंज होगा भी नहीं, आवश्यकता क्या, कुछ होगा ही नहीं और चेंज इसमें। तो ये तरीका है आगे के क्वेश्चंस को करने का। आगे के 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विशिष्ट हल वाले आएंगे, 4-5 के शायद ज्यादा आएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो विशिष्ट हल पे चल रहे हैं, तो उनको किस तरह से करना है मेरे ख्याल से आपको अब एक आइडिया लग गया है। आगे के क्वेश्चंस तुरंत शुरू कर दो आप। ये मेथड 2 है, तो मैं इसको भी एक बार लिख तो देता ही हूं ताकि आपको रेफरेंस में रहे, ध्यान रहे कि और भी दुनिया में मेथड संभव है भाई। ये तो हुआ मेथड 1, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारा मेथड 1 है, ठीक है, ये मेथड 1 है। और मेथड 2 हम लोग देख लेते हैं यहां पर। मेथड 2 कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसमें यहां से कंटिन्यू करेंगे, मतलब मैं एक लाइन और लिख ही देता हूं भले कि भाई जो dy है, dy का इंटीग्रेशन बराबर ये जो dx अपॉन x इंटू x² माइनस 1 है, इसको हमने गुणनखंड किया, गुणनखंड करके पार्शियल फ्रैक्शन किया, और ये अपना मेथड 1 बन गया। इस वाले मेथड से आप लोगों को घर पे ट्राई करना है, एक मैंने पूरा करवा दिया, एक आप लोगों को करने को दे रहा हूं, ये आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ये केवल इंटीग्रेशन करने का मेथड है, इंटीग्रेशन आप ऐसे कर लो या दूसरा मेथड ऐसे कर लो, इंटीग्रेशन का मेथड है, आगे वैल्यू तो सेम ही रखनी पड़ेगी, मतलब ये आंसर तो सेम ही आएगा, आपके वैल्यू तो बाद में वही रखनी है, आपको काम वही करना है, लेकिन ये मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने इसको पूरा बता दिया आप लोगों को। ये तुलनात्मक रूप से 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा हो सकती है, बाकी होगा वही, आंसर में फर्क नहीं आने वाला है, उसकी चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12वें के बाद 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 13th नंबर क्वेश्चन है,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इसकी। छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हमें बोला गया है कि कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया, बराबर में a है। कैसे निकालें, कैसे हल करें, कैसे dy बाई डी एक्स खत्म करें यहां से? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, कैसे किया जाए बताइए? सेपरेट कैसे करें y और x को? सेपरेट होते हुए नजर ही नहीं आ रहे, कॉस के अंदर फंस गया है, तो कैसे सेपरेट करें? एक छोटा सा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात यह है, उधर सिंपल a दे रखा है, आप कॉस को ही उधर ले जाओ पूरा। क्या लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो हम ले ही जाएंगे, फिर तो क्या है, कॉस इनवर्स a बन जाएगा। कॉस इनवर्स a अपने आप में कांस्टेंट है, क्योंकि यहां x भी नहीं है y भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो x और y को अब आप आराम से सेपरेट कर सकते हो। सेपरेट ही है, मतलब अब क्या है, ना x है ना y है कहीं पर, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को इधर रखो या इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉस इनवर्स a लिख लेंगे हम लोग, यहां dx लिख लेंगे, dx को उधर ले गए। कॉस इनवर्स a इधर रख लो या इधर रख लो, कांस्टेंट है, कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख देता हूं, यहां पर तो सिंपल dy का इंटीग्रेशन है, यहां पर cos इनवर्स a आ जाएगा बाहर और dx का होगा इंटीग्रेशन एक्चुअली, क्योंकि कांस्टेंट है। तो आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू में x प्लस में c, समीकरण नंबर 1। तो यहां हमें व्यापक हल की बात की होती तो व्यापक हल तो बड़े आराम से हमने निकाल भी दिया, कंप्लीट ही हो गया। व्यापक हल तो इतना ही है इसका, और कुछ है ही नहीं, छोटा सा है, व्यापक हल तो आ ही गया इसका, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा क्वेश्चन तो बल्कि। लेकिन विशिष्ट हल निकालना है तो 2 4 5 लाइनें और करनी होंगी एक्स्ट्रा। विशिष्ट हल के लिए हमारे को कंडीशन दे रखी है y बराबर 1, यदि x बराबर 0, तो आप लिखेंगे x बराबर 0, y बराबर 1 रखने पर क्या बनेगा? x का मान 0, y का मान 1, तो 1 बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस में c, तो c का मान तो यहां पर कितना आ गया? 1 के इक्वल। c का मान समीकरण 1 में रखोगे, आपके पास y का मान आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है, मतलब कुछ खास नहीं है। c का मान रख दो यहां, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर x cos इनवर्स a, x इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c माने प्लस 1, ठीक है। ये हमारा वैसे तो आंसर आ गया, मतलब यहां तक आप छोड़ोगे तो नंबर मिलेंगे पूरे, कायदा तो ये कहता है। लेकिन बुक में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो मैं और करके दिखा देता हूं आपको। वो इनवर्स वगैरह में आंसर जनरली नहीं छोड़ते बुक वाले, और लॉग में नहीं छोड़ते जनरली कह रहा हूं, हमेशा नहीं, जब कॉम्प्लिकेशंस हट सकती है तो हटा देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं बुक की तरह करने की। 1 को इधर लेके आ जाए तो y माइनस 1 हो जाएगा, और ये x इंटू कॉस इनवर्स a आ जाएगा, है ना। कॉस इनवर्स हटाना है अपने को, तो सिंपल कॉस लाना है, तो इस x को डिवाइड देना पड़ेगा, तो y माइनस 1 अपॉन में x हो गया। यहां पर कॉस इनवर्स के अंदर a आ रहा है, कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे तो सिंपल कॉस बन जाएगा, तो कॉस y माइनस 1 अपॉन x बराबर में a आ रहा है। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन था उसी फॉर्मेट में हमने आंसर दिया, तो इसको बोलते हैं सबसे शानदार सिंप्लीफिकेशन करके आंसर देना। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने आंसर दिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन काफी छोटा था, अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें कुछ ऐसी विशेष बात थी नहीं कि आप ना कर सको, एकदम आसान प्रश्न था, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको पहली लाइन समझ में आ जाए ना, शुरू में 1 2 लाइनें अगर आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप आराम से इसको कर सकते हो। फंसने की गुंजाइश बस यहां 1 2 लाइनों में ही है, यही समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। आगे तो आसान है, आगे तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन करने में छोटा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक छोटा सा मिसप्रिंट हो गया है मेरे ख्याल से, यहां पर मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आंसर में y माइनस 1 है, इसलिए मैच नहीं कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। कुछ मिसप्रिंट है यहां पर, छोटा सा मिसप्रिंट है, विशेष कुछ नहीं है फर्क, बाकी अपन ने जो किया है वो सही किया है। एक्चुअली क्या है, यहाँ 2 था, नहीं 13वां क्वेश्चन है ना, सॉरी। मिसप्रिंट है यार, ये आंसर मिस्टेक है,
बुक में आप इसको y माइनस 1/x करो, मस्त रहो, चिंता वाली बात नहीं है। आंसर मिस्टेक दे रखी है, या तो मिसप्रिंट मान लो क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन में y की जगह यहां 2 मान लो, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या आंसर में मिसप्रिंट है, किसी एक जगह मिसप्रिंट है। अपन ने जो किया है वो एकदम सही किया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप तो मस्त रहो और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। अपन ने एकदम परफेक्टली फाइन किया है काम, चिंता वाली बात नहीं है कोई। ठीक है, बढ़े अपन आगे, शुरू करें। देखिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। एक शुरू का 11वां क्वेश्चन अपन ने छोड़ा है, वो थोड़ा सा लेंथी था, उसका इंटीग्रेशन इसलिए छोड़ा है, अभी कर लेंगे इसके बाद में अपन वो वाला भी। बाकी आगे के क्वेश्चंस बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे ये वाला है, ये भी इजी है काफी ज्यादा। आप देखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर में है y tan x, सेपरेट बहुत आसानी से हो रहा है, dy के डिवाइड में y आ जाएगा और tan x के साथ में dx आ जाएगा। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे आराम से आंसर आएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है log y बनता है, ये tan x का सबको पता है log sec x होता है। अब जब सब कुछ ही log में चल रहा है तो यहां भी हम लोग log c ले लेंगे तो सिंप्लीफाई अच्छे से होगा, बढ़िया से होगा। तो इससे क्या होगा, यहां तो चल रहा है log y इक्वल में log sec x इंटू सी, sec x इंटू में c आ जाएगा। दो लोग अगर प्लस में हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, सभी को पता है मेरे ख्याल से। log से log हट जाएगा और आंसर आएगा y इज इक्वल टू c इंटू sec x, है ना, c इंटू sec x। ये हमारे पास log से log हटने के बाद व्यापक हल ये आया, ये व्यापक हल आया। समीकरण नंबर 1 दे दो या मत दो, जो भी ठीक लगे आपको। व्यापक हल से विशिष्ट हल निकालना है तो क्या करना होगा, जो पर्टिकुलर वैल्यूज यहां दे रखी है रखने के लिए वो रख देंगे, तो पर्टिकुलर वैल्यू सी की भी मिल जाएगी। एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो सी की भी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा काम अपना, है ना। व्यापक हल का मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है इंग्लिश में। आप लिखेंगे यहां y बराबर 2 x बराबर 0 रखने पर क्या बनेगा, y का मान तो रख दिया 2, c sec 0, sec 0 होता है 1 के बराबर, मैं उधर ही कर देता हूं पूरा। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू सी इंटू 1, दैट मीन्स सी की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। सी का मान आ गया है, सी का मान उठा करके बस हमारे को समीकरण नंबर 1 में रखना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, सी का मतलब 2 है तो 2 sec x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 sec x हो जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल आ गया, छोटा सा प्यारा सा इसका आंसर। क्वेश्चन इतने छोटे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको यार, ये भी मिसप्रिंट है क्या, ये दुनिया मिसप्रिंटों से भरी हुई है क्या, क्या चक्कर है। मिसप्रिंट ही है ये भी, क्या करें, कोई इलाज नहीं है भाई। 14th वाले में ये भी मिसप्रिंट ही है, जो है ये आंसर, फटाफट से नोट करो इसको। बहुत बढ़िया, मेरे से पहले हो गया, ये तो खुशी की बात है। वेरी नाइस, गुड, वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, इसको इधर ही कर देते हैं शांति से, छोटा सा ही तो है, हो गया यहीं पे। चलो जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अब अपना एक पिछला रह गया, अगला तो क्या 14वां क्वेश्चन तो हो गए, 11 से 14 तक के ही क्वेश्चन थे इस फॉर्मेट के, 11वां रह गया है। देखते हैं, चलो आगे का और देख लेते हैं, एक दो आसान से क्वेश्चन हैं, उदाहरण नंबर 12 और उदाहरण नंबर 13 जैसे, तो फिर आगे क्वेश्चन आएंगे। चलो मैं 11वां करवा देता हूं फिर आपको पहले। 11वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेंथी जाएगा लेकिन फटाफट कर लेंगे, हो जाएगा आराम से, दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग शांति से ध्यान देखेंगे इसको। यहां से शुरू है क्वेश्चन, साफ साफ सेपरेट हो रहा है वैसे तो, साफ साफ सेपरेट हो रहा है वैसे तो, फिर भी एक बार गुणनखंड कर लो। 7.1 में भी आया था इस तरह का गुणनखंड, इसमें और इसमें जो कॉमन आ रहा है ले लेंगे हम लोग। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा यहाँ एक्स प्लस 1। इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, बचेगा यहाँ एक्स प्लस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप सेटलमेंट हो रहा है यहाँ पर।
ये dy बाई डी एक्स चल रहा है हमारा, और इक्वल में 2x² प्लस एक्स चल रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये x² प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स और बराबर में 2x², हद से ज्यादा x को माना जाएगा लेकिन जरूरत नहीं है लेने की, ये आ रहा है हमारा। तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स का मान निकालूं तो ये आ जाएगा 2x² प्लस में x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1। dx को भी उधर ही भेज दो, है ना, dx को क्यों छोड़ा है यहां, dy रहने दो, बाकी सब dx और x वैक्स के सारे टर्म्स इस तरफ आ जाएंगी। और अब आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बड़े आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा और अच्छा खासा रिवीजन होगा आपका 7.6 प्रश्नावली का, क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा और कोई रास्ता मुझे तो नजर आ ही नहीं रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन ही इकलौता रास्ता नजर आ रहा है मुझे तो, बाकी और कोई रास्ता हो सकता है क्या? 3x² प्लस 2x नहीं हो सकता है। पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन ये थोड़ा सा लंबा वाला है, बस यही तकलीफ रहती है इसमें, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं एक काम करता हूं, यहां से शुरू करता हूं यार, लिखता हूं प्रॉपर ताकि उधर जगह बन जाए अपने पास में। ये मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन ही, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इंटू में अपने पास dy बाई डी एक्स है बराबर में 2x² प्लस में x है ना। तो हमने जो भी है इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया और काम शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन तो करना ही है, तो मैं इस तरफ एक बार करके दिखाता हूं आपको। आप लिखेंगे कि माना क्या, ये जो टर्म है कौन सी, 2x² प्लस x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 इंटू में x प्लस 1, ये जो टर्म है ये तो है स्क्वायर वाली, इसको बोलते हैं ax प्लस बी डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, और ये सिंगल पावर वाली है तो c अपॉन में x प्लस 1। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से आपको a b c के मान निकालने हैं, यहां रखना है, इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा। कहानी इंटीग्रेशन की है, इस चैप्टर का विशेष रोल है ही नहीं। इस चैप्टर का तो इतना ही रोल था कि इस लाइन से यहां और यहां और यहां तक पहुंच गए, बस इस चैप्टर का इतना ही रोल था। आगे का सारा गेम इंटीग्रेशन का है, इस चैप्टर का कोई रोल ही नहीं है आगे, ये मान के चलो आप। तो हम कंटिन्यू करते हैं, खैर इसको पूरा तो करना ही है। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस x बराबर में, ये पूरा इस तरफ जाएगा तो x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कटेगा, बचेगा x प्लस 1 इंटू में ax प्लस b और प्लस में c के साथ आ जाएगा x² प्लस 1, ये x² प्लस 1 इंटू में c आ जाएगा यहां पर। बस अब आगे a b c के मान निकालेंगे। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि x² माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -1 आ जाएगा, जो ठीक है, अपने काम की चीज मिल रही है। तो x का मान एक तो -1 रख दो, -1 रखेंगे तो यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहां -1 बराबर में -1 प्लस 1 खत्म, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2c आ जाएगा। तो बेसिकली 1 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू यहां से 1/2 हमें मिल रही है आराम से। c का मान तो मिल गया, बाकी के मान निकालने के लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई मान डायरेक्ट रखने का यहां नजर आ नहीं रहा है। तो क्या करें ऐसे केस में, आप x का मान 0 रख दो, सबसे आसान मान 0 है, उसके बाद 1 आसान है, तो एक बार तो 0 रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 0, ये 0 प्लस 1 हो गया, 0 प्लस b ये केवल b रह गया, प्लस में 0 प्लस 1 c रह गया केवल। तो देखा जाए तो b का मान माइनस का c के बराबर आ रहा है, तो b का मान माइनस का हाफ हो गया, b भी आ गया। अब आपको निकालना है a का मान, उसके लिए एक और x का मान यहां पर रखना होगा हमारे को, और वो x का मान क्या रखा जाए, -1 रख लिया, 0 रख लिया, 1 रख लेते हैं अब एक बार, क्योंकि सबसे आसान मानों में यही शामिल होता है। 1 रख दिया इस बार, यहां 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 ये बन जाएगा आपका 3, और बराबर में 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2, और ये a प्लस b यहां पर आ जाएगा, और यहां से 1 प्लस 1 2c यहां पर आ जाएगा x का मान 1 रखने के बाद में। तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू
2a प्लस 2b प्लस 2c, वैल्यूज रखिए जरा। 3 इज इक्वल टू 2a, ये तो निकालना ही है। चलो b का मान खुद माइनस का 1/2 है, तो b का मान -1/2 अगर 2 के साथ रखेंगे, 2 गुणा माइनस का 1/2, और यहां है 2 गुणा प्लस का 1/2। आप देखेंगे कट गया सारा का सारा, ये है -1, ये है +1, सब कट गया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो a का मान यहां पर सिर्फ 3/2 आएगा। a का मान 3/2 प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेक्शन कट रहा है आराम से, इजीली कट रहा है, मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है, आराम से कट रहा है। तो ये हमने a, b और c का मान निकाल लिया। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो ये पूरी लाइन तो मैं यहां लिख देता हूं, और यहां से हमने मान वान रखा, तो आप लिखोगे समीकरण समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर हमारे को क्या प्राप्त होगा, यह आ जाएगा 2x² प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स अपॉन में x² प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 बराबर में आएगा। a का मान है 3/2, 3/2x माइनस का 1/2, b का मान -1/2 है, बटे में x² प्लस 1 चल रहा है, और प्लस में c का मान प्लस का 1/2 है, बटे में x प्लस 1 चल रहा है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके सेपरेट किया है, ये पूरा तामझाम उठा करके यहां रख दो आप, बस ये पूरा उठा करके यहां रखना है, इतना ही काम है। तो समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये थोड़ा सा लेंथी इंटीग्रेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन तो नॉर्मली चल रहा है, क्वेश्चन में तो अपन ने कुछ ऐसा विशेष किया ही नहीं ना। तो क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन की ही कैटेगरी में है, आप देख लीजिए आराम से इसको। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज रखते हैं। तो यहां से समीकरण 1 में मान रखने पर क्या बन जाएगा, इसको नोट करो फटाफट से सभी बच्चे। समझ पा रहे हो क्या बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आपको घर पे भी दिया जा सकता है ये वाला, बाकी वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट से नोट करें सारे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ तो यहां तो इंटीग्रेशन dy है, और ये पूरी टर्म की जगह वो पूरी टर्म आ जाएगी, है ना। तो इंटीग्रेशन dy इस तरफ तो, और उस तरफ इंटीग्रेशन किसका, ये पूरी चीज का, 3/2x माइनस 1/2 या 3x/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई, एक काम और हो सकता है वैसे, इसी में कर लें तो अच्छा रहेगा। इस लाइन को तो मैं नीचे भी ले सकता हूं, कोई खास बात नहीं है, ये लाइन तो नीचे भी आ जाएगी। यहाँ एक छोटा सा काम हम लोग कर लें तो काफ़ी ठीक हो जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा। मतलब वो क्या, देखो सभी लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को। मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा ना यार। यहाँ एलसीएम ले लो 1/2, या कॉमन ले लो 1/2, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, उसकी टेंशन है नहीं। बचेगा ऊपर 3x माइनस 1, और नीचे आ जाएगा x² प्लस 1। यहां से भी 1/2 आप अलग ही ले लो नीचे, और 1/x प्लस 1 आ जाएगा, कोई तंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये आप ले लो समीकरण नंबर 3, फिर आप मान रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से ये मान उठा करके आप वहां रखेंगे तो बेहतर रहेगा अपने, ठीक है। चलिए अब रख देते हैं ये वाला मान। तो 1/2 3x माइनस 1/x² प्लस 1, 1/2, एक लाइन बच गई यहां, 1/2 ऐसे लिखो फिलहाल तो 3x माइनस 1/x² प्लस 1, और प्लस का 1/2, और 1 में x प्लस 1, और इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन करना है। यही है कहानी। ये पूरी टर्म हमने यहां पर ले ली और इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन
मुश्किल नहीं है, काफी इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन dy यहाँ चल रहा है, 1/2 आप बाहर ले लोगे, ऊपर रहेगा 3x - 1, नीचे है x² + 1, ये इंटीग्रेशन dx, फिर से 1/2 बाहर है, 1 में x + 1 का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं इसको भी सेपरेट करो। कैसे? देखो भाई, dy का इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर चल रहा है, 3x के नीचे अलग से ये ले लो, 3x के नीचे अलग से ले लो, बल्कि 3 का भी 3 बाहर ले लोगे, 1/2 अंदर जाएगा तो ये 3/2 अलग हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, या कंफ्यूज हो रहे हो? बेटर तो ये है कि मैं 1/2 बाहर ही ले लूं, एकदम ओवरऑल ही बाहर ले लूं। ये 1/2 मैं ओवरऑल बाहर ले लेता हूं, आपकी टेंशन फ्री कर देता हूं आपको। ये 1/2 मैंने ओवरऑल ही बाहर ले लिया, ठीक है। इसके पास भी था, इसके पास भी था, बाहर ही ले लूं। ये 1/2 बाहर ही चल रहा है, इसको अलग अलग दें तो 3 अलग हो जाएगा, x/x² + 1 आएगा और यहाँ dx हो जाएगा। माइनस में 1 में x² + 1 आएगा और ये dx हो जाएगा। प्लस में 1/x + 1 और यहाँ dx आएगा। और यहाँ अपन अगर ब्रैकेट क्लोज करें तो आगे हमारे पास इस तरफ तो इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, ये 1/2 चल रहा है, यहाँ नीचे वाले को आप t ले लो, हो जाएगा। ये डायरेक्ट tan इनवर्स है, ये डायरेक्ट log है, काम समाप्त हो गया। सिर्फ आपको नीचे वाले को t लेना है प्रथम समाकलन में, वो भी तो आप लिख दो, पहले ऐसा करो, प्रथम समाकलन में। प्रथम समाकलन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, x² + 1 को t लेना चाहते हैं, उससे 2x dx बराबर में dt हो जाएगा, उससे x dx बराबर dt बटे 2 हो जाएगा। और इसी समीकरण में हम लोग मान रखने वाले हैं। तो समीकरण 1 कहाँ, समीकरण 4 हो जाएगी। समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर बनेगा इंटीग्रेशन dy बराबर में 1/2 यहां चल रहा है, 3 तो बाहर है, उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, x dx को dt बटे 2 लिखेंगे और नीचे 1/t चल रहा है और यहाँ dt अपॉन में 2 आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में इसको अभी एक लाइन रहने देते हैं, अगली लाइन में एक साथ इस सबका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी अपनी एक ही बार में। 1 ये x + 1 का इंटीग्रेशन और ये dx चल रहा है। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? मतलब इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, इंटीग्रेशन ही तो है यार, इंटीग्रेशन तो सीखा है ना एकदम बढ़िया से अपन ने, उसमें क्या दिक्कत है। इतना बढ़िया से इंटीग्रेशन किए हैं अपन ने, 7वां चैप्टर इतना डिटेल में 1.5 महीना लगा करके 7वां चैप्टर अकेला किया है, तो उससे ज्यादा डिटेल में तो कितना ही कर सकते थे फिर अपन। तो इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए, ऐसा तो मैं मान के ही चलता हूं। शिवम सिंह कह रहा है मुझे मैथ्स का कोर्स चाहिए सर। बेटा फोन कर लो लर्निंग शेयर के नंबर पे, या एप्लीकेशन से डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, dy का तो y हो गया सिंपल में, 1/2 बाहर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो भले ही। 3 और ये 2, ये 3/2 हो जाएगा अंदर के अंदर, 1/t का log t हो जाएगा, ठीक है। माइनस में ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, प्लस में ये फॉर्मूला है log x + 1 का, और ब्रैकेट क्लोज हो गया है, प्लस में c हमारे पास आ गया है। आप t का मान रखो सबसे पहले, तो ये है y = आप चाहो तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बाकी वैसे तो t का मान रख करके काम अपना अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको सिंप्लीफिकेशन कुछ ज्यादा कर रखा है अपने, मतलब दिखा रखा है थोड़ा सा ज्यादा, अगर आप चाहोगे तो वैसा कर लेंगे, नहीं तो कोई खास चिंता वाली बात नहीं है। वैसे t का मान है x² + 1, चलो रखते हैं यहाँ पर 1/2, या अंदर मल्टीप्लाई करते हुए रख दूं क्या, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए ले लो भले, 3/4 log x² + 1 माइनस में tan इनवर्स x प्लस में log x + 1 और प्लस में c। यहां तक ठीक है क्या? एक बार यहां तक चेक कर लो आप लोग, यहां तक किसी को कोई तकलीफ आपत्ति परेशानी है
तो एक बार मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स का आएगा मधु सिंह? 5 नंबर का ही आएगा बेटा, जितना मैक्सिमम आता है उतना ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग से एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, ये साहब 20 नंबर का क्वेश्चन, एक ये कर लो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये व्यापक हल है जो भी है। समीकरण नंबर इसको 5 ले लो आप। अब यहाँ सी का मान निकालना है, सी का मान निकालने के लिए यहाँ कंडीशन दे रखी है हमारे को, वाई का मान 1 है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है पूरी 9.4 में, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। एक उदाहरण भी है, वो भी बड़ा है, बस एक 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 यही है, बाकी सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है। हाँ, y का मान 1, x का मान 0 रखना है, तो y बराबर 1, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा? y का मान 1 रख दिया, x का मान 0 रखेंगे तो 3/4 log 1 बनेगा, माइनस में tan इनवर्स तो 0 है, प्लस में log यहाँ 1 बनेगा, प्लस में c है, log 1 का मान 0 होता है तो ये हो गया 0, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, ये खुद वैसे ही 0 है, प्लस में c चल रहा है तो c का मान घूम फिर करके 1 आया। c का जो मान आया है 1, वो उठा करके हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 5 में, खत्म बात, इतना ही करना था और आंसर आ जाएगा आपका। समीकरण 5 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर क्या बनेगा? समीकरण 5 में c का मान रखने पर ये बन जाएगा y बराबर 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में tan इनवर्स x प्लस में log x प्लस 1 और प्लस में 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। हालांकि बुक में इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप बुक से मैच करना चाहो तो कर सकते हो, इतना करोगे तो भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत बड़ा हो चुका है ये। बाकी बुक में क्या किया हुआ है मैं बता देता हूं आपको, फिर भी एक बार के लिए बुक में आंसर अगर मैच करना चाह रहे हो तो मैं बता देता हूं। वैसे तो ये आंसर परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम यही आंसर आप लिखोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई कम नहीं करेगा नंबर आप लोगों के, चिंता मत करना इस चीज की। एक गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ ये 1/2 इधर और इधर भी आना था, वो नहीं लिया मैंने, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना था जो इधर नहीं किया मैंने, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं। ये 1/2, ये 1/2 आना था, यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2 लगना था, तो यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2 लगेगा। बस इतना सही था और कुछ नहीं है, बाकी सब तो परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा है, सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि लॉग को आपस में थोड़ा सा सेटल किया हुआ है, लॉग को थोड़ा सा सेटल किया है। कैसे सेटल किया है? इस वाले में और इस वाले में इन्होंने 1/4 कॉमन ले लिया, अब इसमें से 1/4 कॉमन आ नहीं रहा, जबरदस्ती ले लिया है कॉमन, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई में ऐड कर दिया है, मतलब ऐड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है, तो यहां से जबरदस्ती 1/4 कॉमन लिया है इन दोनों में से और फिर सेटलमेंट किया है। लेकिन आप यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई आंसर कम नहीं माना जाएगा। मैं फिर भी एक बार बुक से मैच करवा करके दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको तसल्ली हो जाए एक बार मन में, है ना। ये इस तरह से रहेगा कि y बराबर, जरूरी नहीं है मैच कराना बिल्कुल भी, लेकिन मैं एक बार बस आपकी तसल्ली के लिए मैच करवा के दिखा रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं आपसे, है ना, आंसर निकालने के लिए कि सर का आंसर नहीं आया, ऐसे ही बातें बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आंसर और वो आंसर सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, यहां तक लिखोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे। मैं दिखा देता हूं एक बार, 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2, माइनस का नहीं प्लस का 1/2 log x प्लस 1 पहले लिख लो, और माइनस का 1/2 tan इनवर्स x बाद में लिख लो, बस इतनी सी बात है। प्लस में 1 चल रहा है, मैंने इस चीज को इधर और इसको इधर लिख दिया, उससे तो खैर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां से हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, इसमें और इसमें क्या कॉमन लेना है हमारे को, क्या कॉमन आ रहा है? जबरदस्ती ले रहे हैं 1/4 कॉमन, आ नहीं रहा है लेकिन ले रहे हैं। तो जब 1/4 कॉमन लेंगे
तो 1/4 का डिवाइड होगा, 1/2 अपॉन 1/4, ये ऊपर जाकर के 2 बन जाएगा। आपको लगे कि सर गड़बड़ होने के चांसेस लग रहे हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर लो कि 1/4 मल्टीप्लाई होगा 3/4 लॉग, ये बिल्कुल सही है। 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2/4 मतलब 1/2, ये बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता नहीं, एकदम सही चल रहा है इसका मतलब। माइनस का 1/2 tan इनवर्स के अंदर x और प्लस में 1 है यहां पर, ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 1/4। लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर लेके जाओ इसकी घात, मतलब ये बुक वालों ने तो जाने कितने नंबर के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन कर दिए हैं। यहां भी लॉग की प्रॉपर्टी से 2 ऊपर लेके जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी से ये 3 ऊपर आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 ऊपर आ गया। बुक से आंसर मैच करवा रहा हूं, वरना आंसर तो पीछे आ गया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, वही ले लेना है। फिर भी एक बार आपको सिंप्लीफिकेशन आए, ये मत समझा करो कि सर अपने काम का तो है नहीं, छोड़ो यार। बात यह है कि कैसे किया, वहां तक कैसे पहुंचा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना। एग्जाम में करो नहीं करो वो बात का मुद्दा है, वहां तक पहुंचो ये पहला मुद्दा है, और जो बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मतलब अब आप देखो लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये log x² प्लस 1 की घात तो 3 है, गुणा में x प्लस 1 की घात में 2 आ रहा है, ये आ गया, और माइनस में 1/2 tan इनवर्स के अंदर x और प्लस में 1। अब आप देखेंगे तो बुक से एकदम सॉलिड मैच कर रहा है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं लगेगी अब आप लोगों को, एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जबरदस्ती किया है अपन ने, वैसे 4 लाइनें आप नहीं भी करोगे और यहां तक करोगे पूरे नंबर है, मैंने वैसे ही टिक लगा दिया यहां पर, यहां तक करके स्टॉप कर दो, कोई चिंता नहीं है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा तो हो गया, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लगभग पूरी 9.4 क्या पूरी 9वीं प्रश्नावली में आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा ये। एक उदाहरण और था ऐसा, शायद 15वां उदाहरण है क्या, देख लेंगे एक बार। 3 बार कैसे लिए, थर्ड लाइन पिछली स्लाइड, 3 बार क्या लिए थर्ड, अरे यार क्या मजे ले रहे हो बेटा। ये 1/2 तो ओवरऑल बाहर चल ही रहा है, जब इन दोनों को डिवाइड दोगे आप, 3x के नीचे ये आएगा तो 3 बार नहीं आ सकता है, ये कांस्टेंट ये तो है, 1 के नीचे अलग से डिवाइड, ये तो चल ही रहा है, 3x के नीचे ये डिवाइड देके फिर 3 बार ले लेना, एक लाइन और लिख लेना आपको अगर ऐसा लग रहा है तो। इतना फर्जी, भगवान के नाम पे ऐसा क्वेश्चन मत पूछो प्लीज, बढ़े आगे, कुछ तो बोलो। शाकिल खान कह रहा है सर आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, चलो बढ़िया बात है। सर लर्निंग शेयर का सबसे एक्सपेंसिव बैच कौन सा है और उसका प्राइस कितना है? क्या करना है आपको जान करके, आप अपने बैच की ध्यान रखो यार, मस्त रहो, क्यों परेशान हो रहे हो। 12th का सबसे एक्सपेंसिव है वैसे। देखो अगला प्रश्न 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां 14वां हो गया, सबकी पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल ही जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उदाहरण नंबर 12 हम लोग कुछ खास भी करने वाले हैं, हम लोग सीक्वेंस में भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करवाने वाले हैं जल्दी, तो वो कुछ खास आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन पे। उदाहरण नंबर 12 देखो फिलहाल आप लोग। अब यहां से कुछ छोटा मोटा चेंज वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन छोटा है ये, मतलब करने में बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा समझना होगा आप लोगों को करना क्या है ना। बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो आपको लास्ट में प्राप्त होता है ये वक्र ही प्राप्त होता है, एक्स और वाई में समीकरण है, कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, कोई ना कोई वक्र है, ये तो नेचुरल सी बात है ना। हमें बोला गया है कि 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। तो इस अवकल समीकरण को हल करेंगे, हम जैसे ही हम इस अवकल समीकरण को हल करेंगे, एक्स और वाई में कुछ ना कुछ समीकरण आपको मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में प्लस सी मिलेगा। उस प्लस सी को हटाने के लिए इसने बोला है कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाला वक्र है ये जो आंसर लास्ट में आ रहा है, ये जो वक्र है ये 1,1 से गुजर रहा है, इस बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, बस इतना ही है, उससे सी का मान निकल जाएगा। कहने का मतलब यहां से एग्जैक्ट वक्र मिलेगा, विशिष्ट हल मिलेगा, बस इतनी सी बात है। करना वही है जो करते थे लास्ट में 1,1 से उस वक्र को संतुष्ट करवा देना है,
1,1 से संतुष्ट करवाने का मतलब x का मान 1, y का मान 1 रख देना है c का मान निकालने के लिए। सिंपल सी बात है। तो ये भी विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन है। कल की क्लास में तो अपन ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था विशिष्ट हल वाला। आज की क्लास में विशिष्ट हल वाले लगभग सभी प्रश्न विशिष्ट हल वाले ही हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक्स डी वाई शुरू करते हैं। आसान है प्रश्न, काफी आसान है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसा दम वाली बात नहीं है। डिफरेंशियल बहुत इजी है। डिफरेंशियल क्या, इंटीग्रेशन बहुत इजी है। यहां से डी वाई रहने दो, इधर उधर आ जाएगा अपना 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x आ जाएगा, यहां पर dx आ जाएगा। y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ इंटीग्रेट कर लो, ये इंटीग्रेशन कर लो। तो अब आपके पास यहां पर तो सिंपल में dy चल रहा है, ठीक है। अलग अलग डिवाइड दे दो, इतना सिंपल है ये। 2x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा और सबका इंटीग्रेशन हमें पता है। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे y आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का x स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, 1/x का log x आ जाएगा, प्लस में आपके c आएगा ही आएगा। 2 से 2 भी हट गया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में log x प्लस में c, समीकरण नंबर 1 है। विशिष्ट हल निकालना है, व्यापक तो आ भी चुका है। इतना छोटा क्वेश्चन था, सोचो आप। आपको लिखना होगा कि दिया है कि वक्र जो है बिंदु 1,1 से गुजर रहा है। बिंदु 1,1 से गुजर रहा है, अतः बिंदु 1,1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। करवा दो संतुष्ट। y की जगह 1, एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस में log 1 प्लस में c, 1 से 1 कट गया, log 1 का मान 0 होता है और यहां से c का मान 0 प्राप्त हो गया। बहुत ही बढ़िया, c का मान सीधा 0 ही मिल गया। और क्या चाहिए इससे बढ़िया अपने को। c का मान 0 उठा करके समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में c का मान रखने पर क्या बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में log x। इतना छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा आंसर हमारा बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था यार, बताओ इससे आसान क्या मिलेगा। ये तो विशिष्ट हल ने इसकी इज्जत रख ली, वरना क्वेश्चन तो इतना सा ही था। ये व्यापक हल तो यही खत्म हो गया था। वो तो विशिष्ट हल निकालना था, थोड़ा मान सम्मान इसका बच गया। व्यापक हल तो 5-6 लाइनों में खत्म ही हो गया यार। इतने छोटे क्वेश्चन थोड़ी आने चाहिए। हाँ, ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं। ये हैं छोटे, लेकिन लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, वर्ड्स में लिखा है काफी कुछ, करने में सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा समझ के करना होता है। जैसे ये बिंदु 1,1 से गुजरने वाला वक्र, इसका क्या मतलब है साहब, तो वो समझने वाली चीज थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं आप लोगों के, और मुझे पूरा यकीन है कि कर ही लोगे आप लोग। सर log 1 इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल सही है किशन, log 1 इक्वल टू 0 होता है। याद ही रखें सारे बच्चे। और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो सभी बच्चे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगले उदाहरण, एक और उदाहरण करते हैं। पहले उदाहरण नंबर 13 करते हैं, फिर और क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। उदाहरण नंबर 13 देखो आप। ये भी अब है वर्ड प्रॉब्लम ही। वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ है, उससे समीकरण। अभी तक क्या था, आपको अवकल समीकरण दे रखा था, डायरेक्ट दे रखा था। अब इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अवकल समीकरण भी डायरेक्ट नहीं देगा। अवकल समीकरण भी हमें क्वेश्चन पढ़ करके बनाना पड़ेगा। पहले तो अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर उसका हल करना पड़ेगा। तो डबल काम है, लेकिन क्वेश्चन छोटे ही हैं, क्योंकि जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो अवकल समीकरण आसान देते हैं वो लोग काफी ज्यादा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। बिंदु -2,3 से गुजरने वाले, मतलब ये लास्ट में c का मान निकालने के लिए काम आएगा। x की जगह -2, y की जगह 3 रखेंगे, समीकरण को संतुष्ट कराएंगे, c आ जाएगा। उसके काम का है, लास्ट में जरूरत पड़ेगी।
तो बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x बटे वाई स्क्वायर है। मतलब हमारे को क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता वो भी किस बिंदु पे, x, y व्यापक बिंदु पे, वो किसके बराबर है, 2x बटे वाई स्क्वायर है। सबको पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बाई डी एक्स। 5वें चैप्टर में भर भर के सीखा है अपन ने, 5वें में भी सीखा है, 6ठे चैप्टर में भी आया था। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स को ही बोलते हैं। dy बाई डी एक्स होती ही स्पर्श रेखा की प्रवणता है, सबसे बेसिक चीज ही यही है उसमें। तो dy बाई डी एक्स हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो हमारे को 2x अपॉन में वाई स्क्वायर दे रखा है। तो हमें डायरेक्टली ये वाला समीकरण दिया नहीं था, हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके हिसाब से ये समीकरण पहले बनाया, अब उसको सॉल्व भी करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ये वाला भी आसान है, करना कुछ नहीं है इंटीग्रेशन में, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा आराम से, वाई स्क्वायर डी वाई के साथ आ गया, ये डी एक्स उधर चला जाएगा 2x के साथ में, हम लोग यहां से इंटीग्रेशन कर देंगे इजीली। वाई स्क्वायर का हमारे पास y की घात 3 बटे 3 इंटीग्रेशन हो जाता है, ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c आ जाएगा, 2 से 2 हम लोग काट लें, तो यहां से y की घात 3 बटे 3, यहां से y क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर 1, या इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं, हाँ ये व्यापक हल आ गया, समीकरण नंबर 1, इसको 2। अब हम लोग इस समीकरण में वही सेम लैंग्वेज लिखेंगे कि भाई दिया हुआ है वक्र इस बिंदु से गुजर रहा है, तो समीकरण 1 संतुष्ट करेगा इस बिंदु से, सिंपल से बात है, सी का मान आ जाएगा, उसमें क्या है। तो आप लिखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि वक्र जो है बिंदु -2,3 से गुजर, अतः मैं कोशिश करूंगा आज आपको होमवर्क कम से कम ही दूं ताकि हेक्टिकनेस ना रहे ज्यादा आप लोगों के। आज ऑलरेडी संडे है, तो आप रिवीजन कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। केवल मैं होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क में बस आपको रिवाइज रिपीट करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि सारे करवा रहा हूं मैं, वरना इसके आगे तो सिंपल है, खुद भी कर सकते हो आप, कुछ है नहीं ऐसा, मैं करवा देता हूं फिर भी। अतः है बिंदु -2,3 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, और ये आ जाएगा 3 की घात 3 बटे 3 बराबर में एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर आएगा प्लस में c आ जाएगा। 3 3 9 27 में से 3 गया तो ये तो 9 बच गया, -2 की घात 2 4 होता है, प्लस में c चल रहा है, c का मान आ गया 5 के बराबर। c का मान 5 के बराबर आ गया है, तो c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में c का मान रखने पर यह बन जाएगा y की घात 3 बटे 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 5, इस 3 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा y की घात 3 बराबर में 3x स्क्वायर प्लस 5 दिया 15 है, 5 दिया 15 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। मेरे ख्याल से आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, एकदम सिंपल नॉर्मल सा प्रश्न है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए कायदे से। तो नोट करो फटाफट से सभी बच्चे, तुरंत प्रभाव से नोट कीजिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 भी समाप्त हो गया है हमारा। अगले उदाहरण पर आते हैं। अगले उदाहरण क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चंस हैं इस तरह के एक्चुअली, और एक उदाहरण और कर लेंगे अपन इस तरह का, फिर बाकी के क्वेश्चंस हैं इस तरह के। और उदाहरण नंबर 13 के बाद अगले वाले को मैं शुरू कर रहा हूं।
बहुत अच्छी बात है सना फातिमा, मेरे से पहले आपने कर लिया तो। सुरेंद्र कुमार कह रहा है एप्लीकेशन पर पीवाईक्यू पेपर नहीं है सर जी। बेटा सारे पेपर्स डाल दिए हैं यार, कहाँ देख रहे हो आप। एप्लीकेशन पे सभी बोर्ड्स के, एक उत्तराखंड बोर्ड का नहीं डाला था वो भी डाल दिया है। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे बोर्ड्स के अलग अलग चैप्टर वाइज छांट करके पीवाईक्यू डाल दिए, उसके सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वहां से कर लिया करो। आप केवल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो मैं करवाता हूं वो प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लोगे तो गारंटी है 100 नंबर आ जाएंगे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इन्हीं को पढ़ो, इन्हीं को रिवाइज करो, 100 नंबर पक्के हैं आपके, 100 में से 100 आएंगे, पक्की बात है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13 के बाद 15वां प्रश्न देखिए आप। अपनी 9.4 प्रश्नावली के प्रश्न शुरू कर लेते हैं अब अपन। 15वां प्रश्न है, उसके बाद 16वां प्रश्न भी आसान सा ही है, 17वां भी एकदम आसान सा है, क्वेश्चन 18वां भी ऐसे आसान ही है ऐसे तो। यहां से थोड़े से ठीक ठीक क्वेश्चन शुरू होते हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं उतने करने की कोशिश करते हैं। 15वां देखिए आप फटाफट से। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x है। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है। ठीक है, अवकल समीकरण दे दिया, बस 0,0 से गुजर रहा है तो लास्ट में 0,0 काम आ जाएगा, वो तो कोई खास बात नहीं है। अवकल समीकरण हमारे को ये दे रखा है, क्या दिया हुआ है हमारे को समीकरण, y डैश बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है। y डैश को क्या मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, और एक कमाल की बात मैं आप लोगों को बताऊं, इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं हम लोग। dy बराबर है e की पावर x इंटू साइन एक्स और साथ में dx। सेम क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको एग्जाम्पल में बता देता हूं। एग्जाम्पल है 7.6 प्रश्नावली का एग्जाम्पल है ये, एकदम सेम ही है। e की पावर x इंटू साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन है उसमें। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं नंबर, एग्जाम्पल नंबर बताता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 21 नंबर एग्जाम्पल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। एग्जाम्पल नंबर 21 प्रश्नावली 7, इसी का इंटीग्रेशन सिखाया है उसमें पूरा यही है और कुछ है ही नहीं, तो कर लेते हैं, मतलब वो तो कोई खास बात नहीं, वापस से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। खैर तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y हो जाएगा इसका, तो चलो y dy का इंटीग्रेशन तो y है, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस और dx, ये ले लेते हैं हम लोग, ऐसा कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो आप। ठीक है, आप चाहो तो इसका अलग से इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको समीकरण नंबर 1 ले लो और इसको अलग से i मान करके इंटीग्रेशन कर लो कि भाई माना i बराबर है e की पावर x इंटू में साइन एक्स। इसको अलग से लेकर के भी इंटीग्रेट कर सकते हो और यहां भी कर सकते हो, ठीक है, अलग से बेटर रहेगा, वैसे अलग से इंटीग्रेट कर लो इसको। u इंटू भी लगेगा, सब लोगों को पता है, ये एक स्पेशल फॉर्मेट है। अपने इस तरह के 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे अपनी बुक में 7.6 में, 2 या 3 क्वेश्चन। u इंटू वी में भी आइलेट का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, उसमें एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में होता है तो वो सेकंड ही आएगा, इधर कोई भी आ जाए भले। e की पावर में कुछ है तो वो हमेशा सेकंड फंक्शन आएगा, आइलेट के हिसाब से वो लास्ट में आता है हमेशा। u इंटू वी यहां पर लगा दो, क्या बन जाएगा, i बराबर हो जाएगा फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन है बच्चों, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इस तरफ वाली जो भी टर्म आती है उसका एक बार ओवरऑल हम लोग इंटीग्रेशन और करते हैं। ये हमारे पास बनता है, जो भी है ये बन रहा है ना। तो उस हिसाब से i कितना आ जाएगा अपना, i हमारे पास आ रहा है साइन एक्स, तो ये चल रहा है एज इट इज, e की पावर x का तो e की पावर x ही हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है और e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, और यहां dx आ जाएगा। फिर से u इंटू भी लगाओ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, e की पावर वाला हमेशा सेकंड रहेगा, सोचने की बात ही नहीं है कोई, है ना। तो लगा दो फिर से u इंटू भी एक बार और, ये बन जाएगा i इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस में यहां यू इंटू वी लगेगा, ब्रैकेट लगा दो तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बनेगा हमारा i बराबर ई की पावर x इंटू में साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा cos x और ई की पावर x का ई की पावर x माइनस cos x का माइनस साइन x, तो ये प्लस का साइन x इंटू ई की पावर x dx, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i बराबर आ रहा है ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस ई की पावर x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये तीन लाइंस तो मैं यहां पर ले लेता हूं नीचे, तीन क्या ज्यादा आ जाएगी, बल्कि ये पांचों लाइंस यहां पर नीचे आ सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 लाइनें मैंने नीचे ले ली इसमें। ठीक है, आई रही थी तो ले ली, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का उस तरफ कर ही रहे हैं हम लोग, ये उस तरफ देखिए। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में ई की पावर एक्स और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको आई बोल दिया हमने, तो ई की पावर एक्स और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको आई नाम दे सकते हैं, तो उधर वाले को पूरा आई बोल देंगे हम लोग। ये बनेगा आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस में आई, ये इस तरफ ले लो आप, तो ये बन जाएगा आई प्लस आई, मतलब 2i हो जाएगा सीधा, 2i लिखो सीधा, 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आप कॉमन भी ले लो इन दोनों में से, ई की पावर एक्स कॉमन भी आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये 2 आएगा डिवाइड में, लास्ट में अपन प्लस सी लगाते ही हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से फाइनल क्या बनेगा, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने इधर निकाली थी, e की पावर x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस में c चल रहा है। ये हमारा समीकरण नंबर 4 है, जो कि फाइनली व्यापक हल आ गया। ये जो व्यापक हल आया है, यहां पर अब आप 0,0 से गुजारोगे इसको। दिया है कि यह वक्र बिंदु 0,0 से गुजर रहा है, अतः बिंदु 0,0 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। करा दो संतुष्ट, लेकिन जगह की थोड़ी शॉर्टेज महसूस होने लग गई है अब मेरे को, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, और वो जो लाइन है उसको नीचे ले रहा हूं। ये लाइन मैं नीचे ले रहा हूं, होपफुली यहां तक अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। ये लाइन मैं नीचे ही ले रहा हूं, ठीक है, जरूरी है इसको नीचे लेना। बाकी का तो हो जाए तो अच्छा है यार, इतनी सी जगह में, बची हुई जगह में हो जाए तो अच्छी बात। रखो जरा वैल्यू रखो, देखते हैं। हाँ जी, 0,0 रखेंगे, y की जगह 0 हो गया, e की घात 0 बटे में 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 और प्लस में c है। ठीक है, तो ये हो गया 0 बराबर, ये 1/2 है, साइन 0 0 होता है, 0 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में c है, और c का मान यहां से, c का मान माइनस का हाफ आ गया यहां से, c का वैल्यू माइनस हाफ आ गया यहाँ पे, c का वैल्यू माइनस हाफ आप उठा करके रख दीजिए समीकरण नंबर 4 में, बस आंसर आ गया, वही आंसर है। समीकरण 4 में रखने पर हमारे को मिलेगा y इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी माने माइनस में 1/2, यही हमारा फाइनल व्यापक हल है। बस ऐसे ही करना है और क्या है, यही हमारा फाइनल व्यापक हल है। ठीक है, मामला समाप्त हुआ और तुरंत प्रभाव से नोट करो। वैसे तो ये क्वेश्चन एक तरीके से रिवीजन चल रहा है आपका, 7.6 में डिट्टो सेम क्वेश्चन अपन ने किया है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप सोचो इंटीग्रेशन और इस चैप्टर में क्या फर्क है यार। इंटीग्रेशन का रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, कुछ नया तो है नहीं इसमें, इंटीग्रेशन का रिवीजन ही चल रहा है बस ये, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है, सिवाय इंटीग्रेशन के कुछ और करवा नहीं रहे हैं। और क्या चाहते हो जीवन में इससे आसान, बताओ? इससे आसान तो कुछ मिलेगा भी नहीं, सिवाय इंटीग्रेशन के कुछ नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, कहीं दिक्कत ना आए आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। कंटिन्यू करो, कंप्लीट करो इसको फटाफट से। मैंने यहां गलती कर दी है, माइनस का 1/2 नहीं आएगा, प्लस का 1/2 आएगा यार। यहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, प्लस का 1/2 आएगा, क्योंकि ये -1/2 उधर जाएगा तो +1/2 आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, यही आंसर है। हद से ज़्यादा आप 2 LCM में लेके उधर भेज दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना आंसर छोड़ोगे तो भी पूरा माना जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये भी पूरा ही माना जाएगा, इसमें कोई अधूरा नहीं है कुछ भी, इसमें सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सी का मान +1/2 आएगा, निखिल पांडे कह रहे हैं, सही कह रहे हो बेटा, और भी बच्चे कह रहे हैं मतलब। ठीक है, तो चलो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं करते हुए आप लोगों की क्लास को फ्री कर देते हैं, एक क्वेश्चन और करवा करके। ज़्यादा जुल्म नहीं करेंगे आप लोगों के ऊपर, फिर आप थोड़ा डांडिया वगैरह भी एंजॉय कर सकते हो जा करके, थोड़ा इधर उधर घूम सकते हो आराम से, नवरात्रि चल रही है तो थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हो। नहीं 10 बजे तक नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, आखिरी क्वेश्चन 16वां, बाकी कुछ नहीं करना है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है, आसान सा है, खुद भी कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन मैं कुछ होमवर्क में दे नहीं रहा हूँ आज, सोच रहा हूँ कि होमवर्क नहीं करना पड़े आपको, केवल रिवीजन करना पड़े, काफी रहेगा। इसी क्वेश्चंस का जो मैं करवा रहा हूँ उनका बस रिवीजन कर लेना घर पे आप, और कुछ नहीं करना है। तो अवकल समीकरण क्या है हमारा, xy dy/dx बराबर में x + 2 गुणा y + 2, ये हमारा अवकल समीकरण है। इसके लिए बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना है, बस सिंपल। लास्ट में 1, -1 से गुजरना है सी का मान के लिए, बाकी इसको सॉल्व करना है, जो कि विशेष कुछ है नहीं, सॉल्व हो ही जाएगा। y इधर ही रहने दो, dy यहां है ही, ये y वाला जो पद है y + 2, इसको डिवाइड में ले लो, बराबर में x + 2 यहां है ही है, डिवाइड में तो ये x आ जाएगा, dx इधर चला जाएगा, ये सिंपल में इंटीग्रेशन यहां, ये इंटीग्रेशन यहां। देखो भाई, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो हो नहीं रहा, क्या करें, कैसे करें, चलो बताओ। बहुत बेसिक चीज पूछा है मैंने, कैसे किया जाए इसका इंटीग्रेशन। y/y + 2 आ रहा है किसी के दिमाग में, बताओ। आप सिर्फ +2 -2 कर लो, ये 7.1 में आया करते थे इस तरह के क्वेश्चन, 7.1 वाला क्वेश्चन हो गया एक तरीके से यार। इसमें क्या, इसको तो अलग अलग खैर डिवाइड दे ही सकते हैं अपन, ये तो सिंपल ही है। बस अब आप उधर भी अलग अलग डिवाइड दे दो, उधर माने यहां पर x + 2 को आप अलग से डिवाइड दे दो, 2 को अलग से दे दो, तो यहां पर हो जाएगा y + 2/y + 2 1 -2/y + 2, इसके नीचे ये आएगा तो 1 हो जाएगा, 2 के नीचे ये मैंने लिख दिया पूरा, और यहां इंटीग्रेशन dy चल ही रहा है, बराबर में ये अभी एक बार तो ऐसे कैसे लिख लो, अगले लाइन में हम लोग आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, y,
माइनस में 2 एज इट इज है, इसका करेंगे तो log y प्लस 2 आ जाएगा, log y प्लस 2 आ जाएगा, बराबर में 1 का हो जाएगा x, प्लस में 2 अपनी जगह पर है, 1/x का log x हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। बस ये हमारे पास वक्र आ गया, इसे हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। आप बस इतना ही करेंगे कि हमें बस बोला गया है साहब कि ये बिंदु कौन सा है, 1, -1 को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा दो। दिया है, क्या दिया हुआ है कि वक्र जो है बिंदु 1, -1 से गुजर रहा है। अतः बिंदु 1, -1 जो है समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, रख दो यहां पर y की जगह 1, माइनस में 2 log y प्लस 1 मतलब y प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2 मतलब log 3 हो जाएगा ये। x की जगह, एक मिनट, y की जगह -1 है यार, मैंने गलत लिख दिया, y की जगह -1 है, x की जगह 1 है, तो y की जगह -1, तो ये -1 माइनस का 2 log -1 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा, -1 प्लस 2, x की जगह प्लस का 1 है, 2 log x, तो 2 log 1 है, प्लस में c है, log 1 0 होता ही है, यहाँ -1 और ये 0 बन जाएगा, यहाँ 1 और ये 0 बन जाएगा, ये c है, c का मान कितना आ गया -1 और ये 1 और उधर आ जाएगा, -2 आ जाएगा c का मान। c का मान -2 हमारे को प्राप्त हो गया है साहब, c का मान -2 आ गया है, तो समीकरण नंबर 1 में रख दो। c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, y माइनस -2 log y प्लस 2 बराबर में x प्लस 2 log x प्लस c का मतलब -2, बस खत्म। यही आंसर है फाइनल। फाइनल आंसर यही है भैया, ऐसे करना है क्वेश्चन। उम्मीद है कि कर पाओगे आप लोग भी इजीली, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हद से हद लॉग वाले जो भी पद हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हो, हद से हद ये कर सकते हो, बाकी ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी छोड़ा जा सकता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक करते हैं, आज आप लोगों को फ्री कर देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी इधर उधर घूम फिर करके थोड़ा सा मजे कर सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में 9.4 खत्म करेंगे। 9.4 थोड़ी बड़ी है तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, एक क्लास और लगेगी, 9.4 समाप्त हो जाएगी आपकी। कल की क्लास में खत्म करेंगे, और कल जो क्वेश्चंस हैं 9.4 के वो कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, कुछ अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, तो कल की क्लास जरूर लेनी है अपने को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप में से जो बच्चे अग्नि बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, आपको वैसे तो नंबर दिख ही रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो 78528 26325, एक तो ये वाला नंबर है और एक है 80786 96588। इनमें से किसी भी नंबर पे आप फोन कर लो और अग्नि बैच में जुड़ जाओ। मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, इस बैच में आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बैच अगर ज्वाइन कर लोगे तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ पाओगे। और अभी काफी समय बचा हुआ है, यही लास्ट समय है अच्छे से पढ़ाई करने का। यहां लापरवाही मत करना, इधर उधर यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करना, एक जगह शांति से पढ़ाई करना। ठीक है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, बहुत जरूरी है अब। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके आना क्लास कैसी लगी आप लोगों को। बाय, कल मिलते हैं।